नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कैवश जी को इसमें। तो दोस्तों देखिए, बिहार सिविल कोड क्लर्क का परीक्षा कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। आपसे फटाफट आपसे अपना आंसर की चेक कर लीजिए, कितने क्वेश्चन आपसे सही किए हुए हैं। बिल्कुल सही आपको आंसर हम बता देते हैं। तो आपसे भी देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था और जो है कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, तो ये आप जरूर मिला लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल ये ओरिजिनल पेपर हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से 21 नंबर से देखिएगा, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से पूछा गया था। तो यहीं से शुरू करते हैं। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो देखिए, ध्वनि की प्रबलता जो है कि ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। तो जो भी ऑप्शन में बी को टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य तापमान 0 केल्विन है, डिग्री सेल्सियस में मात्रक पर परम शून्य तापमान निम्नलिखित में से कितना होगा। तो ये आपका माइनस जो है कि 273 डिग्री केल्विन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो सभी का। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। क्वेश्चन था 23 नंबर में कि लवण जल किसका जलीय विलयन है। तो देखिए, लवण जल जो होता है ये आपका NaCl का होता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, NaCl का है। उसके बाद देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि रक्त एक प्रकार का है। तो देखिए, रक्त एक प्रकार का जो होता है ये संयोजी उत्तक होता है। तो जो भी ऑप्शन में डी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर है कि लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो देखिए, लबडब ध्वनि जो है ये आपका हृदय गति में आपको देखने के लिए मिलता है। लबडब ध्वनि आवाज करता है, लबडब आवाज करता है जब हृदय आपका धड़कता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी ऑप्शन में डी टिक होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो सभी का। देखिए, क्वेश्चन देखिए ठीक ठाक पूछा गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन था आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था। तो इस समय आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद था। ध्यान दीजिएगा। तो जो भी ऑप्शन में सी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए, आपसे भी सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा, इतना सा काम आपसे को करना है। देखिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके ये आपको हम प्रोवाइड करें ताकि ऑथेंटिक चीज़ और देख सके और आपको ना आंसर मिला सके आप सभी। तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन था कि वर्ष 1886 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन सा संघ की स्थापना की गई थी। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो जो भी बी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको हम बताए थे, एंटोनियो गुटेरस। याद रखिएगा, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जलेपला दर्रा। ये सभी जितने क्वेश्चन है सभी हम कंप्लीट आपको करवा चुके थे, सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। जो भी ऑप्शन नंबर उसमें बी टिक होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उसका। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परवाल द्वीप समूह है। देखिए, अगर परवाल भित्ति की बात किया जाए तो लक्षद्वीप जो है वो परवाल भित्ति से बना हुआ है। तो जो भी ऑप्शन में डी टिक होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सभी अपना आंसर मिलाते चलिएगा, बिल्कुल ये ऑथेंटिक सही आंसर है आपका। अगर आप भी अच्छा खासा इसमें स्कोर कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पूछा गया था आप सभी से कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए, मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कहीं घूमने फिरने का अधिकार दिया गया। जबकि नागरिकता ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। नागरिकता आपका समाप्त भी हो जाता है अगर आप देश छोड़ के जाते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आपका कि आधारभूत संरचना सिद्धांत उच्च न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान निरूपित किया जाता है किया गया था। तो ये आपका केशवानंद भारती मामले के द्वारा किया गया था। तो जो भी सी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की, इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो देखिए, ये सभी तो आपका था, जबकि आपका MK गांधी नहीं था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ठीक है, तो जो भी डी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर है आपका। देखिए, 34 नंबर में जो पूछा गया था आप सभी से कि निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो देखिए, आसियान का सदस्य देश जो है आपका कंबोडिया है, म्यांमार है और तैवान है। तैवान नहीं है, लाओस है। तो तैवान इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो भी डी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि GIS शब्द में जी शब्द जो है ये किसके लिए है। तो ये आपका जियोलॉजिकल के लिए है। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर होगा। जो भी डी टिक होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर को क्या करना है और क्या बताना है, ये निर्देश जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है। कई बार आपको बताए थे, प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है। देखिए जो कंप्यूटर हम पढ़ाए थे बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आ चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ है आप सभी को। और जो शुरू से अंत तक वाला क्लास किए होंगे, कल वाला भी जो और सुबह वाला भी जो क्लास किए होंगे, जो सुबह वाला भी क्लास किए होंगे, अच्छा खासा स्कोर कर पाए होंगे आप सभी, क्योंकि जो शॉर्टकट की बताए थे वहाँ से भी क्वेश्चन आ गया था, प्लस में जो मेमोरी वाला सेक्शन आपको दिए थे वहाँ से भी क्वेश्चन आपका हूबहू आ गया। अगला है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से किसका उपयोग हुआ था। तो देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आपको बताए थे कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था, बताए थे ना। ट्रांजिस्टर का दूसरा पीढ़ी में और आपका मेमोरी चिप का तीसरा पीढ़ी में हुआ था। तो जो भी सी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो सभी का। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रोत प्रोग्राम सीधे .exe फाइल में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जहां तक है कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर भी एक बार इसको हम कंफर्म करके आपको बताएंगे, तो इसको आप स्टार मार के अभी रख दीजिएगा, जहां तक है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो एक बार आप भी कंफर्म कर लीजिएगा, होगा तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में, या तो होगा तो टेलीग्राम पर हम एक बार शेयर कर देंगे इसको। अगला है कि फाइल के अदला बदली हेतु इंटरनेट पर समानता किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फाइल प्रोटोकॉल की यहाँ पर बात किया गया है, तो ये आपका FTP हो जाएगा, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको बताएं हम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर है हाइपरलिंक के बारे में। तो देखिए हाइपरलिंक के बारे में बताए थे कि कोई भी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं उसमें हाइपरलिंक आपको लगाना है। तो आपको बताया था कि Ctrl+K का उपयोग किया जाता है हाइपरलिंक लगाने के लिए। तो जो भी ऑप्शन में बी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए सुबह वाला क्लास में ये क्वेश्चन था आपका कि मेमोरी का वह प्रकार जो तीव्र और अस्थायी रूप से त्वरित या वांछित आंकड़ों को संग्रहित करता है। तो देखिए अस्थायी की बात किया गया, प्लस में त्वरित यानी कि सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम होता है, तो वो आपको बताए थे कि रैम का होता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। ये अस्थायी होता है, यानी कि आपका बिजली सप्लाई बंद हो जाने के बाद इसका डाटा नष्ट हो जाता है। तो जो भी ऑप्शन में सी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, देखिए वेब पेज के बारे में बताए थे कि कोई भी वेबसाइट को बनाना है या कोई भी आपको एप्लीकेशन बनवाना है तो उसके लिए जो है कि एक लैंग्वेज होता है जिसे कहते हैं कि HTML का प्रयोग किया जाता है। प्लस में आपको CC लैंग्वेज के बारे में बताए थे, भाषा के बारे में, प्लस में जावा के बारे में बताए थे। तो जो वेबसाइट जो बनाया जाता है मुख्यतः जो पेज है वो आपका HTML का होता है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर है कि ये क्वेश्चन था कि हर पेज के साथ एक पता जुड़ा होता है और इस पते को डैश कहते हैं, तो इसे URL कहा जाता है। बोलिए बताए थे URL के बारे में बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ईमेल भेजने के लिए इसका पूरा फुल फॉर्म आपको बताए थे, प्लस में ईमेल भेजने के लिए भी आपको बताए थे, प्लस में आप सभी को आपको कार्बन कॉपी के बारे में बताए थे। तो SMTP इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो भी ऑप्शन में सी टिक किए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैक एड्रेस में बिट की संख्या कितना होता है 48। तो जो भी ऑप्शन में बिट टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो सभी का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 है कि अस्थायी भंडारण क्षेत्र उपकरणों के बीच डाटा देर और डाटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है, ये कहलाता है। तो इसे बफर के नाम से जाना जाता है, डी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए FTP आपको क्या बोले थे कि फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछेगा, पूछ लिया ना। FTP का फुल फॉर्म ये बता चुके थे आपको कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो जो भी डी टिक होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि सभी डिलीट की गई फाइल कहाँ चली जाती है। तो आपको एक रिसाइकल बिन के बारे में बताए थे कि जितने भी फाइल है वो डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन में जाता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तो जो भी ऑप्शन में ए टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप सभी को बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए MS ऑफिस ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, याद रखिएगा। ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस, जबकि डॉस हो गया, लिनक्स हो गया, लिनिक्स हो गया, यूनिक्स और लिनिक्स प्लस में डॉस प्लस में विंडोज, ये सभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि MS ऑफिस नहीं है। तो जो भी डी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर है, जो पूछा गया था कि एक ओपन विंडो से दूसरे ओपन विंडो में स्विच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसे टास्क स्विचिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होता है। उसके बाद आइए हिंदी का प्रश्न देख लीजिएगा। हिंदी का क्वेश्चन है कि बर्तनी, यहाँ पर आपको बताना है कि विश्लेषण का सही बर्तनी क्या होगा। 61 नंबर, तो ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए संश्लेषण का बर्तनी बताना है।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ये वाला वर्तनी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साहित्यक का सही वर्तनी क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, सॉरी डी राइट आंसर होता है। तो जो भी डी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बहिष्कार का आपको सही वर्तनी बताना था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी ही होगा, बहिष्कार, ये वाला बिल्कुल आपका वर्तनी सही है। उसके बाद देखिए तिलांजलि का सही वर्तनी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो जो भी सी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो सभी का। अगला प्रश्न देखिएगा कि वह सांझकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो इसे गोधूल कहा जाता है। सांझकालीन बेला को गोधूल के नाम से जानते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहा जाता है, शत्रुधन कहा जाता है। जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहा जाता है, सूक्ष्मदर्शी या पारदर्शी कहा जाता है। तो पारदर्शी कहा जाता है, सी राइट आंसर होता है। आयु में जो बड़ा हो उसे क्या कहा जाता है, ज्येष्ठ कहा जाता है। तो जो भी सी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिएगा लोकोक्ति से क्वेश्चन पूछा गया था आपका मुहावरा वाला सेक्शन से कि तलवार की धार पर चलना का अर्थ क्या है, कठिन कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता। हाथ का मैल का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा तुच्छ वस्तु यानी कि कम कीमत, याद रखिएगा ये तो हाथ का मैल है। तो जो भी ऑप्शन में ए टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए गद्यांश आपको दिया हुआ है जो कि गद्यांश का सारांश पढ़ के उत्तर देना था। तो देखिए इसका राइट आंसर आप सभी को हम बता देते हैं। पहला का 73 का ए हो जाएगा। उसके बाद जहाँ तक ही कि गद्यांश पढ़ने के बाद ऑप्शन यही आपका निकलने वाला है, इसका बी हो जाएगा। एक बार फिर भी आप सभी पढ़ के देखिएगा क्योंकि गद्यांश तो पढ़ने वाला चीज़ है, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान था। तो इसका जो है कि ऑप्शन में बी हो जाएगा संतोष। उसके बाद देख लीजिएगा 77 का जो है कि डी होगा। उसके बाद देख लीजिएगा समानार्थी शब्द से क्वेश्चन पूछा गया था कि अनिल का क्या होगा। देखिए गद्यांश फिर भी आप सभी एक बार पढ़ के निकाल लीजिएगा क्योंकि गद्यांश तभी आपका सही हो सकता है जब आयोग आपको ओरिजिनल आंसर की दे देगा, क्योंकि हो सकता है हमसे भी गद्यांश पढ़ने में गलती निकल जाए। ध्यान दीजिएगा गद्यांश बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं बता सकते हैं, तो एक बार आप भी पढ़ के चेक कर लीजिएगा। बाकी बात ये सभी जो बता रहे बिल्कुल सही है, तो गद्यांश वाला एक बार पढ़ के चेक कर लीजिएगा। जहाँ तक हम पढ़े हैं बिल्कुल आपका सही होगा। पवन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अनिल का समानार्थी होगा। उसके बाद देखिए दर्प का समानार्थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा अहंकार होगा दर्प का। उसके बाद देखिए विलोम शब्द से क्वेश्चन है कि सूक्ष्म का विलोम क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्थूल होता है। उसके बाद देखिए सृष्टि का विलोम, तो सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा।